बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वेरिएशंस के बारे में। ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। और इसमें वेरिएशन बेटे दो तरह की वेरिएशंस होती हैं, आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में। एक तो होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक दूसरी होती है इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं तनासब रास्त और तनासब माकूस। बहरहाल क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं इसको, तो इसलिए अंग्रेजी में ही आपको बताना मुनासिब समझूंगा। और व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। अगर इसको उर्दू में बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी ये बात, कहते हैं कि दो मिकदारों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक होता है कि अगर एक की कीमत बढ़े, एक मिकदार बढ़े, तो दूसरी भी उसी तनासुब से बढ़े, और अगर दूसरी एक कम हो तो दूसरी भी कम हो। यानी एक के ज़्यादा होने से दूसरी ज़्यादा हो, एक के कम होने से दूसरी कम हो जाए। ठीक है, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। इन अदर वर्ड्स, इफ अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड्स टू अ क्वांटिटी x। इसका मतलब कहता है, दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि अगर एक मिकदार y जो है वो बदलती है, डायरेक्टली बदलती है विद रिगार्ड्स टू अ क्वांटिटी x के लिहाज से, वी से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो हम इसको पढ़ेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, यानी जैसे जब जो ही x बदलेगा y बदल जाएगा, जितना x बदलेगा y बदल जाएगा। एंड इज रिटन एज y वेरीज एज x और y इज इक्वल टू के एक्स। इसको y इज इक्वल टू के, अगर हम इक्वालिटी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जो कि k होता है। ठीक है, k कांस्टेंट लिखा जाता है जब हम इसको इक्वेशन में लिखते हैं। अदरवाइज जब इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन में लिखते हैं तो y वेरीज एज x या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पढ़ते हैं इसको और लिखते भी हैं। तो यहाँ कहता है कि y अपॉन x इक्वल टू के आ जाएगा, k जबकि 0 के इक्वल नहीं होता। कहता द साइन, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, रीड्स एज वेरीज एज, यानी इसको क्या पढ़ते हैं वेरीज एज, यानी बदलता है की तरह। इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन, इसको साइन कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का या वेरिएशन का। वाइल के इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब एग्जांपल्स दी हैं आम जिंदगी में से। कहता फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार, जितनी कार की स्पीड ज्यादा होगी, लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स, उतना ही ज्यादा ये फासला तय कवर करती है। देखिए ना, अगर स्पीड कार की तेज हो तो वो ज्यादा फासला तय करेगी, स्पीड कार की स्पीड अगर कम होगी तो वो थोड़ा फासला तय करेगी। ठीक है बेटे, इसी तरह एक और एग्जांपल दी है उन्होंने, कहा द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सर्कल, जितना दायरे का रेडियस छोटा होगा, स्मॉलर द सर्कमफ्रेंस, उतना ही उसका सर्कमफ्रेंस छोटा होगा। ठीक है, यानी अगर हम रेडियस को बढ़ा देंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, रेडियस कम होगा तो सर्कमफ्रेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो रिलेशन होता है इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, इसी एग्जांपल के बाद हम फिर एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, या फिर इनवर्स वेरिएशन को पढ़ लेंगे। तो एक ही तरह की ये बातें हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस d ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम। ठीक है, यानी ये वेरी करती है जैसा कि टाइम का स्क्वायर। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हुए फाइंड के को हमने फाइंड करना है इफ d इज इक्वल टू 16 फीट फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ऑल्सो डिराइव अ रिलेशन बिटवीन d एंड t। ठीक है, कहता है सिंस d इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन टाइम t, then under the given condition d will be directly proportional to t square। ये जो बताया हुआ है ऊपर उन्होंने यही बात को, कहता है d इक्वल होगा k t स्क्वायर, क्योंकि इक्वालिटी में लिख रहे हैं तो साथ ही हमने इसके k लिख देना है। तो d इक्वल हो जाएगा 16 फीट एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। d जो है वो इसके इक्वल है 16 फीट के और t जो है 1 सेकेंड के इक्वल है। ये इक्वेशन में वैल्यू पुट की तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 और d जो है वो 16 t स्क्वायर का रहेगा। विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस d एंड टाइम t। ये d और t के दरमियान में रिलेशन है, k की वैल्यू हमारे पास ये है। कहता है फ्रॉम द अबव एग्जांपल फाइंड टाइम t फाइंड करना है जबकि d की वैल्यू ये है, और डिस्टेंस d फाइंड करना है जबकि t की वैल्यू ये है। तो इसके लिए बहुत आसान है कि t जो है हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर इसी रिलेशन को हम यूज करें, इसी वाले को, जैसा कि है ये हमारे पास d इज इक्वल टू
16t²। तो ये आ रहेगा हमारे पास d/16 इज इक्वल टू t²। अब d की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 64, यहाँ लिखेंगे हम 64/16 इज इक्वल टू t²। ठीक है, और 16 4s आर 64, तो 4 आ जाएगा t² के इक्वल, तो t आ जाएगा हमारे पास 2 के, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो 4 का 2 आ जाएगा, तो टाइम जो है हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी 2 सेकेंड्स आ जाएगा, या जो भी टाइम का यूनिट होगा हमारे पास। यहाँ उन्होंने यूनिट दिया नहीं है, टाइम t फाइंड करना है, तो जबकि फीट d की वैल्यू उन्होंने दी थी हमें, यहाँ t आ जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह सेकंड में उसने कहा है फाइंड डिस्टेंस d व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड। डिस्टेंस d फाइंड करना है जबकि t की वैल्यू 3 है, तो यहाँ इसी रिलेशन में हमने फाइंड कर लेना है ये d इज इक्वल टू 16t² है ना, तो t की वैल्यू यहाँ पे दी है 3, तो 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो d आ जाएगा हमारे पास 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 जार 54 और 144 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो गया जी, ऐसे ये वाली एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। अब हम दूसरे वेरिएशन की तरफ चलते हैं जो कि है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, कहते हैं कि इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट, अगर दो क्वांटिटीज इस तरह रिलेट हो कि वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, के एक मिकदार जो है वो इंक्रीज हो, द अदर डिक्रीजेज, दूसरी कम हो, इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। यानी इनवर्स वेरिएशन में ऐसा होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो दूसरी कम हो रही होती है, और एक कम हो रही हो तो दूसरी ज्यादा हो रही होती है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ क्वांटिटी y वेरीज इनवर्सली विद रिगार्ड्स टू क्वांटिटी x, यानी x के लिहाज से अगर जो y है वो इनवर्सली वेरी करे, वी से दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम कहेंगे कि y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, और y वेरीज इनवर्सली एज x, और हम या इसको बोलेंगे y वेरीज इनवर्सली एज x, एंड इज रिटन एज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो या हम इसको पढ़ेंगे y वेरीज एज x या y वेरीज इनवर्सली एज x, ये इस तरह पढ़ा जाएगा। तो y इक्वल है k/x के। यहाँ एक एग्जाम्पल दे दी, यहाँ पे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसी तरह फिर पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ कहा गया है कि इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, यानी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 4, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 16। कहता है सिंस y वेरीज इनवर्सली एज x, क्योंकि y इनवर्सली वेरी करता है x से, तो क्या होगा, y को हम लिखेंगे इस तरह प्रोपोर्शनलिटी साइन में कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या इसको इक्वालिटी में लिखेंगे k/x, यहाँ k की वैल्यू xy आ जाएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि k की वैल्यू 32 पुट करनी है, x की वैल्यू 16 पुट करनी है इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यही हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। इसी तरह और भी कोई वैल्यू अगर हमसे x की पूछी जाती, y की पूछी जाए, तब भी हमने ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को फाइंड कर लेना है आंसर को। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, बहुत ही इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस आपको अंदाजा हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चंस हैं। अब हम इनमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जल्दी समझ आ जाएगी ये सारे के सारे क्वेश्चंस की, और अगर आपने ये एग्जाम्पल्स और यहाँ तक ये बातें सुन ली हैं ध्यान से, तो ये क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। अब यहाँ पे कहा गया है कि y जो है वो x के डायरेक्टली वेरी करता है, यानी हम लिखेंगे इसको y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है बेटे, एंड y इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। तो कहता फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहला पार्ट इसका होगा y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहला हम इसको सब सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू kx। तो y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करने के लिए हमारे पास k की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें ये y इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन हो रहा है यहाँ पे इस रिलेशन में, तो इस यहाँ, लेकिन हमारे पास यहाँ k की वैल्यू नहीं है। अगर हमारे पास k की वैल्यू हो तो एग्जैक्टली हमारे पास y डिफाइन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। तो हम पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन विच इज इक्वेशन 1, और यू कैन नेम इट व्हाट यू वांट। अच्छा बेटे, इसमें y की वैल्यू लिखते हैं जी 8 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन,
k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सो k एज इट इज आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 8/2 इज इक्वल टू k। तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है यानी फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन अराइज किया है y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब हम यहाँ फाइंड करेंगे y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां लिखते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स। यहां हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल आ जाएगा बेटे 4x की। सो ये y जो है वो फाइंड कर लिया हमने इन टर्म्स ऑफ x। तो ये आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह जो सेकंड इसका पार्ट है वो है y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब इसका सेकंड पार्ट हम फाइंड कर लेते हैं। y फाइंड करना है जबकि x क्या है हमारे पास, y फाइंड करेंगे जबकि x क्या है 5 है। ठीक है, हमारे पास देखें रिलेशन है हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू के एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, वो है y इज इक्वल टू के एक्स। हमें फाइंड y करना है तो y इक्वल आ जाएगा, k की वैल्यू हमें पता है दैट इज 4, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x की वैल्यू गिवन है विच इज 5, तो y आ जाएगा हमारे पास 5 4 ज़ा 20। ठीक है, ऐसे हमारा सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन राइज किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, थर्ड पार्ट इसका, उसमें हमें कहा गया है कि हमने x फाइंड करना है। x क्या फाइंड करना है जी, x, जबकि y है हमारे पास 28। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू के एक्स। अब हमें क्योंकि फाइंड करना है x, y की वैल्यू 28 है, यहां पे हम लिख देते हैं 28, k की वैल्यू हमारे पास 4 है और x हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 28/4 इज इक्वल टू x। 4 7 ज़ा 28 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7। तो एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर y इज इक्वल टू 20 आ गया। फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें कहा है y वेरीज एज x, y वेरीज डायरेक्टली एज x। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड द वैल्यू ऑफ y इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3। इसमें हमें 2 पार्ट्स कहा गया, कहता है y इन टर्म्स ऑफ x। हमने y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है सबसे पहले, बहुत ही इजी है ये। तो इसके लिए पहला काम हमने ये करना है कि यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू नहीं है तो वो वैल्यू फाइंड कर लेते पहले। y की वैल्यू फाइंड कर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ आ जाएगा k, यहाँ आ जाएगा 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ठीक है जी, यहाँ k की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है y इन टर्म्स ऑफ x, हम इसको राइट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि हम इसमें लिखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा y इन टर्म्स ऑफ x जी, ये है जी बेटे y इज इक्वल टू के एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 7/3x। जी बेटे, नेक्स्ट है जी इसका जो सेकंड पार्ट, वो है x फाइंड करना है हमने। यहाँ इसको लिख देते हैं जी सेकंड पार्ट, x हमने फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू 35 दी है और x की वैल्यू भी दी है यहाँ पे 18।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे, यहाँ इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू के एक्स, हमने फाइंड करना है x, तो ये आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, y की वैल्यू है जी 35। यहाँ पे ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये पहले हमने x फाइंड करना है जब y की वैल्यू 35 होगी, फिर हमने y फाइंड करना है जब x की वैल्यू 18 होगी। ये दो अलग अलग इसमें सब पार्ट्स कह लें इसको हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं जी, इसमें x फाइंड कर लेते हैं जबकि y की वैल्यू 35 है, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ ये k की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/3, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 3/7, जो वैल्यू राइट साइड पे डिवाइड है वो लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसी तरह वाइस वर्सा, यानी इसका ऑपोजिट भी ऐसे ही होगा। 7 5 जार 35, 5 3 जार 15, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही y फाइंड कर लेना है जबकि x की वैल्यू 18 होगी, तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, वो खुद कर लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये वाला, इसमें जब y की वैल्यू क्या होगी, सॉरी y फाइंड करना है, x की वैल्यू 18 होगी, इसके लिए इसी में x की जगह पे 18 पुट कर देना है, और y आ जाएगा हमारे पास 3 6 जार 18, 6 7 जार 42 आंसर आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ r varies directly as t and r is equal to 5 when t is equal to 8, find the equation connecting r and t, also find r when t is equal to 64 and t when r is equal to 20। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, ठीक है, और यहाँ पे r की वैल्यू दी है उन्होंने 5 और t की वैल्यू क्या दी गई है हमें 8। ठीक हो गया, इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, r और t को जो इक्वेशन कनेक्ट कर, इक्वेशन मीन साइन ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इन दैट पार्ट, तो यहां पे हम लिखेंगे पहले r इज इक्वल टू के टी। ठीक है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, ये नहीं होना चाहिए, तो पहले हम क्या करते हैं कि ये इस कांस्टेंट को ख़त्म कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे r की वैल्यू 5, के वैसे ही आ जाएगा, t की वैल्यू 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/8 इज इक्वल टू के। तो इसके बाद नेक्स्ट हम इक्वेशन 1 राइट कर देते हैं इसको, इक्वेशन 1 में k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू 5/8 t। ये जो इक्वेशन है ये कनेक्ट करती है r और t को, तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा इसका सॉल्व हो जाता है, ये वाला। ठीक है जी, पहली बात हमारी मुकम्मल हो गई यहां तक। इसके बाद देखें आल्सो फाइंड r, अब हमने क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है, जबकि कहता है कि t की वैल्यू क्या है 64। तो अब इससे निपटते हैं, इसके लिए हम फिर इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, r इज इक्वल टू के टी। r फाइंड करना है तो बहुत इजी है, k और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। k की वैल्यू हमारे पास 5/8 है, मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू क्या है हमारे पास 64, r आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 8 8 जार 64, 8 5 जार 40, तो r की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। आल्सो फाइंड r, फिर कहता है कि एंड t को भी फाइंड करना है अब हमने। ठीक है, तो यहाँ हम फाइंड करते हैं अब t को, यहाँ लिखेंगे जी t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड r इज गिवन विच इज 20। जी बेटे, यहाँ लिखेंगे दोबारा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज r इज इक्वल टू के टी, और यहां से आ जाएगा हमारे पास r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है हमारे पास 20। ठीक है जी, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास, k इज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/8, और t इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज जो डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 20
मल्टीप्लाई बाय 8/5 इज इक्वल टू टी। 5 4 जार 20, 4 8 जार 32 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये टी की वैल्यू भी आ जाती है, ये आर की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पे रिलेशन भी आ गया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं 5th वाला पार्ट चूज कर लेता हूँ, आप 4th वाला खुद कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, उसमें हमें कहा गया है कि v वेरीज डायरेक्टली एज आर क्यूब। ठीक हो गया जी। एंड v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। फाइंड r, क्या करना है, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। अब हमने r को फाइंड करना है जबकि v की वैल्यू हमें दी है 625। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए जिससे दोनों का रिलेशन हमें पता चलेगा, फिर ही हम r को फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए देखें हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन, यहां पे v इज इक्वल टू के आर क्यूब। हमारे पास k की वैल्यू नहीं है, उसके लिए हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे v की वैल्यू 5 है, k हमें फाइंड करना होगा और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो 3 का क्यूब है तो यहाँ क्यूब राइट करेंगे, यह रहेगा 5 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ 27 आ जाएगा, 27 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 5/27 इज इक्वल टू k। ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे r की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्वेश्चन 1 हमारे पास v इज इक्वल टू के आर क्यूब जी। अब देखिए यहां पे v की वैल्यू हमारे पास 625 है और k की वैल्यू हमारे पास है 5/27। r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो यहां r क्यूब लिख देते हैं। ठीक हो गया जी बेटे। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास ये 27 और 625 मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई बाय 27/5 इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्या कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल कर रहा है, ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। अब हमें ये खत्म करने के लिए इनका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लेंगे क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट, ये होगा हमारे पास 5 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, ये आ जाएगा इनका क्यूब रूट इज इक्वल टू आर क्यूब एंड इट्स क्यूब रूट। अच्छा, ये क्यूब और क्यूब रूट सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू आर के। तो 5 3 जार क्या होगा बेटे 15। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर होगा वो भी 15 ही होगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। 4 वाला आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा जैसे ये वाला हुआ है क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की अगर हम बात करें तो इसमें से 6 वाला कर लेते हैं चले सॉल्व। ठीक है, मेरे लिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, लेकिन रैंडमली क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सेकंड वाला किया था, इसमें से फर्स्ट वाला कर देता हूं। कहता है इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब and the value of w is given which is 81 and the value of u is also given which is 3. we have to find the value of w. ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है जैसे हमने 5 वाला क्वेश्चन किया। w की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि u की वैल्यू 5 दी है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले लिखेंगे w इज इक्वल टू के यू क्यूब, इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यह रहेगा 81 इज इक्वल टू
के की वैल्यू चाहिए हमें, u की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यह रहेगा 3 क्यूब, यहाँ रहेगा 81 इज इक्वल टू k टाइम्स 27। ठीक है जी, 27 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 81/27 इज इक्वल टू k, यह रहेगा 3। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 3। अब हम इक्वेशन 1 को यूज करते हुए w की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 w इज इक्वल टू के यू क्यूब। यहां देखें अब हमारे पास है u की वैल्यू 5 है, w इक्वल आ जाएगा k की वैल्यू 3 है, u की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये आएगा हमारे पास w इज इक्वल टू 3 इंटू 125। ठीक है जी, तो w आ जाएगा 375। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 375। नेक्स्ट हमारे पास अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन यानी इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसमें से मैं 9 वाला क्वेश्चन चूज करता हूं क्योंकि उसमें ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में है। अक्सर बच्चों को वो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं जिसमें फ्रैक्शन में हो वैल्यूज। तो यहां सबसे पहले मैं लिखूंगा एज w वेरीज इनवर्सली एज z, या w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, और यहां पे w की वैल्यू है हमारे पास 5, z की वैल्यू हमारे पास है 7। तो इसको हम लिखेंगे अब नेक्स्ट, यह रहेगा w इज इक्वल टू k अपॉन z, और नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन होगी ये होगी हमारे पास w मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू k। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहां वैल्यू पुट करते हैं हम, w की वैल्यू हमारे पास 5, z की वैल्यू हमारे पास है 7 इज इक्वल टू k, यह रहेगा 35 इज इक्वल टू k। अब हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू हमें दी है। यहां मैं दोबारा इसको मेंशन कर देता हूं, k इज इक्वल टू 35 एंड z इज इक्वल टू 175/4। तो हमने फाइंड क्या करना है अब w। ये इक्वेशन अगर हम देखें, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास w इज इक्वल टू k अपॉन z। तो यहां हम लिखेंगे, इसको देखें बेटे, w इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है हमारे पास, k की वैल्यू है 35 अपॉन z का मतलब डिवाइडेड बाय z। तो मैं इस तरह डिवाइड लिख देता हूं इसको, z की वैल्यू क्या है 175/4। तो w आ जाएगा हमारे पास 35, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4/175। ठीक है, अब ये देखिए किसी पे कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल करते हैं, ये 5 पे कैंसिल करते हैं इसको। ठीक है, 5 7 जार 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, 7 5 जार 35। तो इसमें हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा w इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है विच इज 4/5। ठीक है, नेक्स्ट चलते जी, हम क्वेश्चन हमारे पास हैं जो 10 और 11, इनमें से हम कर लेते हैं जी बेटे 11 वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, 11th क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया है कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, a is 3 and b is 4. We have to find the value of a when b is 8. तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने वही करना है जो हम इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि इसको लिखेंगे हम a इज इक्वल टू b अपॉन, सॉरी यहाँ b नहीं आएगा बेटे, k आएगा, k अपॉन b स्क्वेयर।
इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं जी। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू है हमारे पास 3, बी की वैल्यू हमारे पास 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू के। यह रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू के। 16 3 आर 48 इज इक्वल टू के। तो ये के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमारे पास के की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो आ रहेगा ए इज इक्वल टू के अपॉन बी स्क्वेयर। यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू के की वैल्यू है 48, बी स्क्वेयर मीन बी की वैल्यू 8 है, 8 स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। तो ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास 48 अपॉन 64। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू 16 3 आर 16 4 आर 3 अपॉन 4, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा विच इज 3 अपॉन 4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, इन दोनों में से भी हम कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसमें से कर देता हूं जी क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या पूछा गया है कि यहां लिख लेते हैं ये m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, जबकि m की वैल्यू हमारे पास है 2, n की वैल्यू क्या है 4। कहता फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। पहले हमने m फाइंड करना है जबकि n की वैल्यू ये हो, फिर हमने n फाइंड करना है जबकि m की वैल्यू ये हो, यानी इसके दो हिस्से हो गए अब हमारे पास इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम हमने वही करना है जो बाकी क्वेश्चंस में किया कि k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे m इज इक्वल टू k अपॉन n क्यूब। ठीक है जी, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। यह रहेगा m n क्यूब इज इक्वल टू k। m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 क्यूब इज इक्वल टू k। यह रहेगा हमारे पास 2 और यह रहेगा 64 इज इक्वल टू k, और यह रहेगा हमारे पास 128 इज इक्वल टू k। अब हमारे पास k की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है जी, इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ m फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी एक दफ़ा कि m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क n इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यूज को इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 है m इज इक्वल टू k अपॉन n क्यूब। ठीक है जी, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास m इक्वल आ जाएगा k की वैल्यू हमारे पास 128 है बेटे, n की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज 6, ये आ जाएगा 6 क्यूब। m आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 128 अपॉन 6 6 आर 36, और 36 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करके देख लेते हैं जी 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई। टू 216। ठीक है जी, तो यहां पे हम लिखते हैं जी अब 216। अब हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी इस तरह कि जब हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल किस पे 2 पे कर देते हैं, इसको 2 पे भी हो जाएगा, और भी किसी नंबर पे देख लेते हैं, अगर किसी बड़े नंबर पे डिवाइड होता है ये 8 पे कर देते हैं जी, 16 आ जाएगा ये, 8 2 आर 16 और 27। ठीक है जी, ये 16 अपॉन 27 लिख देंगे बेटे, 16 अपॉन 27 आंसर आएगा हमारे पास m का। अब n का आंसर फाइंड करना है हमने, तो n के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे n हमने फाइंड करना है, जबकि m की वैल्यू है हमारे पास 432। इक्वेशन वही यूज कर लेंगे, हमारे पास है m इज इक्वल टू k अपॉन n क्यूब। तो क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू n की, इसको और इसको चेंज कर देते हैं, यानी एक्सचेंज कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं n लिखना चाहूँगा, यहाँ n क्यूब इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा k अपॉन m। अब k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है 128 है,
यहाँ लिखूंगा मैं 128। m की वैल्यू यहाँ पे दी है 432 है, 432 n क्यूब। ठीक है बेटा। अच्छा ये है n क्यूब। अब हमने देखना है कि 128 किसी नंबर का क्यूब बन रहा है भला, और इसी तरह ये जो हमारे पास नंबर है 432 ये किसी का क्यूब बन रहा है। अगर ये किसी का क्यूब है तो हम उसको क्यूब फॉर्म में लिख देंगे। पहले तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल किस पे करेंगे? 8 पे। 8 पे अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 16, और 8 पे 8 5 जार 40 और 8 4 जार 32, 16 अपॉन ये आ जाएगा 54। दोबारा इसको मैं एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ। 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, 8 5 जार 43, 8 4 जार, ठीक है। फिर 2 पे कैंसिल कर देते हैं। 2 8 जार 16 और 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 8 अपॉन 27 आ जाएगा, 8 अपॉन 27। अच्छा ये अब हम इसका जब क्यूब रूट लेंगे ना तो बेटे ये आ जाएगा 2 अपॉन 3, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, यानी 2 अपॉन 3 इसका आंसर आएगा। n का आंसर 2 अपॉन 3 आएगा, और हमारे पास m का आंसर ऑलरेडी यहाँ फाइंड किया जो कि 16 अपॉन 27 है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है, यानी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको बेटे और बेटियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि बुनियादी तौर पर इस वीडियो को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।